नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज हम एक बहुत बुरी खबर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये खबर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। देखो, जो लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम अमाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते होंगे, उनको निप्पॉन इंडिया के बारे में ज़रूर मालूम होगा। और ऐसे लोग जो अभी नए हैं, उनको नहीं पता है, तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यह बुरी खबर है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या वाक़ई में ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये बुरी खबर है आपके लिए या फिर अच्छी खबर है। तो खबर यह है कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, ठीक है? इसके खिलाफ सीबीआई की जाँच शुरू हो गई है। अब पूरा मामला क्या है, ठीक है? क्यों जाँच शुरू किया गया है? इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है या फिर अदर लोगों का क्या कहना है? और जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस फंड में जो मैंने पैसा लगाया है, वो सुरक्षित है या फिर डूब जाएगा? यानी मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है? उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस न्यूज़ का। तो इन सारी चीज़ों का इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि आखिर क्या फ्यूचर होगा इस फंड का। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जिन लोग को निप्पॉन इंडिया के बारे में नहीं पता, तो मोटा-मोटा मैं यहाँ थोड़ा-सा संक्षेप में जानकारी दे देता हूँ कि जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, इसका पहले नाम हुआ करता था रिलायंस म्यूचुअल फंड, ठीक है? और 30 जून 1995 को ये इस्टैब्लिश हुआ था। और एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, मतलब कि कहाँ-कहाँ पे ये अपने पैसे को, मतलब इन्वेस्टर का जो पैसा है, वो कहाँ-कहाँ पे निवेश करता है। तो देखो, इसके बहुत सारे फंड हैं, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ईटीएफ, डेट कैटेगरी में, टैक्स सेविंग फंड में, ईएलएस में, ईएलएसएस में। तो निप्पॉन इंडिया की बहुत सारी ऐसी कैटेगरी हैं और अलग-अलग कैटेगरी में वो अलग-अलग तरीके से पैसे को निवेश करता है। तो ख़ैर, ये हो गया निप्पॉन इंडिया के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं पूरे मामले को देखते हैं कि आखिर सीबीआई की जाँच क्यों शुरू हुई है और हमारे पैसे पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँगा कि पूरा मामला क्या है और बीच-बीच में कुछ बैंकिंग से रिलेटेड या फिर इंश्योरेंस या फाइनेंस से रिलेटेड टेक्निकल टर्म आते हैं, तो उनको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है? आसान भाषा में मोटा-मोटा मैं बता दूँगा कि उनका क्या मतलब होता है। हम इन्वेस्टर हैं, ठीक है? हमें पैसा बनाना है, इन्वेस्ट करना है, तो उतना ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा, बस मोटा-मोटा मैं बता देता हूँ कि पूरा मामला क्या है, ठीक है? तो बात शुरू होती है 2020 से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो येस बैंक है, वो 2020 में लगभग-लगभग कोलैप्स होने वाला था, बर्बाद होने वाला था, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी, प्रॉफ़िट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, ठीक है? और जो इसके प्रमोटर्स थे, वो भी, उन्होंने भी अपना हाथ इस बैंक से पीछे हटा लिया था। तो इस कंडीशन में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आता है। अभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो ये बैंकों का बाप होता है, बैंकों का बैंक होता है, ठीक है? जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई अदर एंटिटी हो, ठीक है? वो घाटे में जा रही होती है या फिर लॉस मेकिंग में जा रही होती है, तो वो उसको आरबीआई कोशिश करता है कि बचा लिया जाए, उसको दोबारा प्रॉफ़िट में लाया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आरबीआई ने बोला कि यस बैंक को बचाने के लिए हम एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लॉन्च करेंगे। ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? तो आसान भाषा में बस इतना जान लीजिए, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम का मतलब ये होता है कि किसी भी लॉस मेकिंग या फिर डूबती हुई कंपनी को, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है? उसको दोबारा कुछ पैसे लगा के दोबारा प्रॉफ़िट में लाया जाए, ऊपर उठाया जाए, जिससे कि वो ग्रो हो सके, ठीक है? तो आरबीआई ने बोला कि मैं एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लॉन्च करूँगा, जिससे कि येस बैंक को दोबारा प्रॉफ़िट में लाया जा सके या फिर सेव किया जा सके। और इस स्कीम के थ्रू बहुत सारे बैंक ने, जिसमें एसबीआई भी शामिल है, उसने येस बैंक में निवेश किया था। उनसे यह बोला गया था कि आप अभी इसमें निवेश कीजिए और जब ये प्रॉफ़िट में होगा, तो आपको प्रॉफ़िट के साथ ये सारे पैसे लौटा दिए जाएँगे। तो आगे का कहानी क्या है कि यस बैंक का जो जो लगभग कुल वैल्यू था उस समय 8,415 करोड़ रुपए कुल मूल्य था। और ये जो एग्रीमेंट है 81 बॉन्ड के थ्रू दिया गया था, मतलब कि एडिशनल टियर 1 बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। एडिशनल टियर 1 बॉन्ड का मतलब होता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है? आरबीआई ने बैंकों से बोला कि यस बैंक डूब रहा है, तो तुम पैसे लगाओ, जो प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? प्रॉफ़िट से तुम्हें ब्याज के साथ पैसे लौटा दिए जाएँगे, यही मोटा-मोटा मतलब था।
तो अभी वर्तमान समय में प्रॉब्लम क्यों खड़ा हो गई अगर बात इतनी सी थी, तो यस प्रॉब्लम इसलिए खड़ा हो गई है क्योंकि यस बैंक ने ये जो 8,415 करोड़ रुपए था उसको राइट ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पे एक और टेक्निकल टर्म आया है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है कि वैल्यू को ज़ीरो कर देना। बस इतना ही मोटा-मोटा आप मतलब समझ लीजिए। राइट ऑफ का मतलब होता है शून्य कर देना, वैल्यू ख़त्म कर देना। यानी जो ये 8,415 करोड़ की जो वैल्यू थी, यस बैंक ने बोला कि मैं राइट ऑफ करता हूँ, यानी मैं आपको आपने जो पैसा लगाया था उसके बदले में कुछ नहीं दूँगा, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है। तो जिन लोगों ने पैसा लगाया था मतलब कि जो बॉन्ड होल्डर थे, उन्होंने बोला कि मतलब ये जो रिस्क फैक्टर है इसमें ये जो जोखिम है, इसके बारे में तो हमें बताया ही नहीं गया था। हमें बस इतना बोला गया था कि ये बिल्कुल एक एफडी की तरह है, आप इन्वेस्ट कीजिए और आपको रिटर्न मिलेंगे। तो बवाल यहीं से खड़ा हुआ था। अब इसके आगे क्या होता है कि जितने भी बॉन्ड होल्डर हैं यानी बॉन्ड धारक हैं, उन्होंने इस राइट ऑफ के खिल ये जो राइट ऑफ किया गया था येस बैंक के द्वारा उसके खिलाफ चुनौती डाली। बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाला यानी कंप्लेंट डाला बेसिकली एक। क्योंकि जितने भी बॉन्ड धारक थे या बॉन्ड होल्डर थे उनका ये कहना था कि बिना सही प्रोसेस के यस बैंक ने बॉन्ड को राइट ऑफ किया है। यानी यस बैंक ने जो 8,000 करोड़ के आसपास पैसा था उसको राइट ऑफ किया है, उसका प्रोसेस सही नहीं है और उसको चेक किया जाना चाहिए। तो इसके आगे जनवरी 2023 के आसपास बॉम्बे हाई कोर्ट इस बात को चेक करता है और कहता है कि जो राइट ऑफ का प्रोसेस था, यानी यस बैंक ने जो राइट ऑफ किया था 8,000 करोड़ के वैल्यू का, वो अवैध है, इल्लीगल है। तो ये मामला यही पूरा है। अब इसके बाद हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा इसको अवैध घोषित करने के बाद यस बैंक ने बोला कि ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ अप्रोच करूँगा और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी सीबीआई जाँच होगी इस मामले की। तो अब तो पूरा मैटर अभी ये है कि अभी सीबीआई इसमें इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? इसके अलावा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व्ड है। तो ये दोनों एजेंसियाँ मिलके पूरे मामले को जाँच कर रही हैं और आगे पता चलेगा क्या होता है। फिलहाल हम सबसे मेन पॉइंट पे जाते हैं कि क्या हमारा पैसा जो मैंने इस फंड में इन्वेस्ट किया था, वो सुरक्षित है या नहीं? तो चलिए देखते हैं। देखो, इसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस था उसने साफ-साफ ये निर्देश दिया है कि जो इन्वेस्टर का पैसा है उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उनके इंटरनल मैटर हैं। वो कोर्ट से और जो यस बैंक के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको समझ लेंगे, कोर्ट भी जो डिसाइड करेगा उसको माना जाएगा। फिलहाल ये जो पैसा है इन्वेस्टर का वो डूबेगा नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा खुद निप्पॉन इंडिया फंड हाउस ने बोला है। तो ख़ैर ये वीडियो आपको आई होप पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या मैटर है और इन्वेस्टर्स का जो पैसा है इस फंड हाउस में लगाया गया है वो डूबेगा या नहीं डूबेगा, ये बातें भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, जिसमें हम फाइनेंस एंड इंश्योरेंस और बैंकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और मोर फोकस होगा हमारा कि कैसे अर्निंग किया जाए इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।